सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर रेनेगेड इमॉर्टल वीडियो। और तुम लोगों ने जो थंबनेल के अंदर में ये जो फोटो देख रखा है, एक्चुअली में ये वार्लिन का न्यू लुक होने वाला है, जिस बारे में हम लोग को इन फ्यूचर के एपिसोड्स के अंदर में दिखाया जाएगा। एक्चुअली में ये जो लुक है, हम लोग को वार्लिन नजर आएगा ईस्ट डिमोनिक स्पिरिट सी के अंदर में, जहाँ पे जब वो डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जीज को वो पूरी तरीके से वहाँ पे कल्टीवेट करना शुरू करता है, तब उसकी बॉडी के अंदर में थोड़े मोड़े चेंजेस नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा ही चेंजेस आती है। इनफैक्ट उसकी अपीयरेंस भी चेंज होती है यार। तुम लोग साफ-साफ देख सकते हो कि इसके अंदर में लौंडा हमारा ट्रू डीमन लग रहा है, क्योंकि इसका वो जो रेड कलर कॉन्ट्रास्ट था, उसका व्हाइट हेयर्स के ऊपर में वो जो छोटे से सींग टाइप का उसने ऑर्नामेंट पहन रखा है। ओह! भाई मतलब तबाही मचा रहा है, वैसे ऑलरेडी पता आप लोगों को, क्योंकि हम लोग उसी के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। लेकिन ऐसे लुक्स रहेंगे तो फिर क्या ही कहा जाए। ऑलरेडी इतना ज़्यादा बैड ऐसा डिमोनिक लगता है, लेकिन जब उसका अपीयरेंस भी डिमोनिक हो जाएगा तब तो बिल्कुल 4 चाँद लग चुके हैं। तुम लोगों को कैसा लगा इसका ये लुक कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं इसे 10 ऑन 10 रेट करने वाला हूँ एज़ अ डिमोनिक कल्टिवेटर। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। प्लीज़ कमेंट करना ताकि देखें कि कितने लोगों को ये चीज़ पसंद आती है। सो हम सभी लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा कि किस तरीके से याओ शीशु यहाँ पे वालिन को प्रपोज करती है, मतलब एज अ लव इंटरेस्ट नहीं बल्कि वो दोनों मिलकर एक जगह पर जाएंगे, जिसके बदले में याओ शीशु उसे कुछ फीस देने वाली है, जो कि था सेलेस्टियल जेट्स, इसके साथ साथ ब्लड सोल पिल। और इन दोनों की जब वहाँ पे मुलाकात होती है, तब इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा टेंस मोमेंट था। मतलब बहुत ज्यादा ही मजा आ रहा था इन दोनों की उन हरकतों को देखकर। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग इस वीडियो को चेकआउट कर लो, तुमको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। तो वालिन ने फाइनली उस चीज को वहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया है, जिसके बाद वहाँ पे याओ शीशु के पास में वो पहुंच जाता है। जिसके बाद वो दोनों उस कंपास की मदद से एक रेड लाइट वहाँ पे जलता है, जिसके अंदर एंटर कर जाते हैं। एंटर करने के बाद ही वालिन जैसे ही वहाँ पे पहुँचता है, तो वो हल्का सा खुद की बॉडी के ऊपर में एक प्रेशर फील किया, जो कि वो एक्चुअली में इस पूरे डिमोलिक स्पिरिट लैंड के ऊपर में हर एक एरेस के अंदर में फील कर रहा था। इसके अंदर में भी हल्का सा फील हुआ, लेकिन खुद की बॉडी को वो फाइनली स्टेबलाइज कर लेता है। जब वो उस जगह पे पहुंचता है, तो उसने देखा कि ये एक्चुअली में ना ज़मीन है ना आसमान है, ये एक स्पेस एरिया है, मतलब पूरा का पूरा अंधेरा टाइप का। उसके ऊपर में वो जहाँ पर लैंड किया था, वो एक प्लेटफॉर्म था तकरीबन 100 फुट बड़ा। यहाँ पर पहुंचने के बाद ही याओ शीशु बैठ जाती है अपने डोमेन के साथ में खुद को कॉम्प्रीहेंड करने के लिए, एंड उसने वालिन को भी कहा कि तुम बिल्कुल ऐसा ही करो, जिसके बाद हम लोग फर्दर इसके अंदर में आगे बढ़ पाएंगे। इस चीज़ को सुनकर वहाँ पे वालिन ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता, लेकिन एक्चुअली में याओ शीशु खुद बढ़ चुकी थी कल्टीवेट करने के लिए। इसी दौरान वालिन वहाँ के आसपास की चीज़ों को वहाँ पे महसूस कर रहा था, एंड उसे फीलिंग आती है कि यहाँ पर ब्लड डीमन एंसेस्टर ने पहले ही एक तरीके के स्पिरिचुअल फॉर्मेशन को क्रिएट कर दिया होगा, जिस वजह से वो लोग आसानी से यहाँ पर टेलीपोर्ट कर पा रहे थे। एंड वालिन बस सोचा था कि मुझे मौका मिलेगा, मैं भी एक लगा दूंगा यहाँ पर। इसी दौरान वालिन ने वहाँ पर देखा कि एक तकरीबन 50 फीट चौड़ा एक रास्ता उसी प्लेटफॉर्म के साथ में कनेक्टेड है। लेकिन जब वालिन ने उसे गौर से देखा, तो एक्चुअली में वो यहाँ पर एक रास्ता नहीं था, बल्कि एक मॉन्स्टर्स बीस्ट था, जो कि ड्रैगन टाइप का नजर आता है। और वालिन ने जब अपनी 2C मेमोरी के अंदर में झांका, तो वहाँ पर इस बीस्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता चलता। मतलब ये एक ऐसा बीज था जिसे 2C ने भी कभी नहीं देखा। एंड वालिन इस चीज़ को देखकर इतना इसलिए चौंका, क्योंकि अगर इतने पावरफुल बीस्ट को कोई कल्टीवेटर एक रास्ते के फॉर्म में चेंज कर सकता है, मतलब सोच लो कि वो कल्टीवेटर कौन से लेवल पर होगा। उसने हवाबाजी में सुन रखा था कि इसे किसी ने सेलेस्टियल रिंग का कल्टीवेटर ने क्रिएट किया था पूरी इस डिमोनिक स्पिरिट लैंड को, तो मे बी इसके अंदर में कोई सेलेस्टियल रिंग का कल्टीवेटर आया होगा, एंड उसी ने इसे ऐसा बना दिया, जिस वजह से वालिन इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा वहाँ पे चौंक जाता है। जिसके बाद वालिन उसके अंदर में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, बल्कि उसने भी याओ शीशु की तरह बैठकर अपने डोमेन के साथ में कॉम्प्रिहेंड करना शुरू कर दिया था। इसके बाद ही वहाँ पे एक सडन टाइप की ऑरा रिलीज होना शुरू हो जाती है, जो कि पूरी तरीके से याओ शीशु को घेर लेती है। वालिन इस चीज़ को नोटिस कर पाता है, जिसके बाद उसने देखा कि वो जो पूरी की पूरी ऑरा थी, एक जगह पे कॉम्प्रिहेंड होकर सीधा उसके आईब्रोज के बीच में एंटर कर गई। जिसके बाद याओ शीशु ने जब अपनी आंखों को खोला, तो उसकी आंखों के अंदर में वालिन को वहाँ पे कुछ अलग टाइप के एक सिंबल्स या फिर सील्स टाइप का चीज़ क्रिएटेड नजर आया, जो कि कुछ स्ट्रोक से बना हुआ था, टोटल 3 स्ट्रोक से। वालिन इस चीज़ को जब देखता है, तो उसकी बॉडी के अंदर से एक अलग टाइप की ही एनर्जी उसको फील होना शुरू हो जाती है। एंड ये एनर्जी कुछ ऐसी थी, जो कि वालिन को ऑल सीज से मिलते वक्त भी बिल्कुल महसूस नहीं होती थी। मतलब एक टाइम के लिए तुम लोग जो सोच रहे हो ना कि ये ऑल सीज से ज़्यादा पावरफुल वहाँ पे लग रही है, ऑफकोर्स वालिन को यहाँ पर लगती भी है। लेकिन थोड़ी देर बाद याओ शीशु ने अपनी आंखों को वापस से बंद कर लिया और वहाँ पे फिर से कल्टीवेट करने लगी। वालिन के साथ में भी सेम सिचुएशंस होती है, लेकिन इस दौरान वालिन की आंखों के अंदर में वहाँ पे 3 स्ट्रोक्स नहीं बल्कि 6 स्ट्रोक्स क्रिएट होती है। जिसके बाद यहाँ पर वालिन को तो इस बारे में पता नहीं चलता, लेकिन वो अपनी बॉडी को बिल्कुल अलग टाइप का वहाँ पे फील कर पा रहा था।
जिसके बाद ये दोनों वहाँ पर उठते हैं और याशुशी ने बताया कि इसके बाद हम लोग जब बढ़ेंगे तो यहाँ पे टोटल हम लोग को 18 सील्स देखने को मिलेगी। इस बात को याद रखना भूलना मत, क्योंकि इससे काफ़ी बड़ा लफड़ा होने वाला है। तो हम लोग ऑल्टरनेटिवली वहाँ पे अलग अलग सील्स को एक एक करके तोड़ेंगे, जिस बात के लिए वाली वहाँ पे राजी हो जाता है। एंड वो दोनों उसी रास्ते पर, वो जो ड्रैगन था उसी के ऊपर में आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। ये जो रास्ता था वो कभी लेफ्ट कभी राइट जा रहा था, जिस वजह से उन लोगों को थोड़ा टाइम लगा। एंड तकरीबन कुछ दिनों तक शायद से चलने के बाद वो लोग एक दूसरे प्लेटफॉर्म पर पहुँचते हैं। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर में वहाँ पर एक स्टोन स्टैचू था, जो कि एक अलग टाइप का ही था, मतलब देख के लग रहा था कि वो एक गार्ड है। इसके बाद याशीशु वहाँ पे जाके कह दिया कि ये पहला सील है जिसको मैं यहाँ पर हराऊंगी। वो गार्ड वहाँ पे जस्ट एक्टिवेट ही हुआ था, लेकिन याशीशु ने अपनी बॉडी से एक अलग टाइप के ही जेड को वहाँ पे निकाला, जिसके बाद वो उसके ऊपर में हमला करती है। तो वो हारता नहीं है, बल्कि वहाँ पे सील हो जाता है। एंड याओ सीशु इसको काफ़ी आसानी से इसलिए सील कर पाती है क्योंकि ये पहले भी यहाँ पर 4 बार आके मर चुकी है और उसके फादर के ब्लड सोल पील ने उसे बचा लिया था, जिस वजह से उसे एक्सपीरियंस है बिना स्पिरिचुअल एनर्जीज को गवाए। जिसके बाद ये दोनों आगे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे प्लेटफॉर्म पे पहुंचने के लिए इन लोगों को काफ़ी टाइम लग गया, अप्रॉक्सीमेटली उतना ही जितना पहले लगा था। इसके बाद माली यहाँ पे जैसे ही पहुंचता है तो उसके साथ में अब उसकी फाइट होने वाली थी, लेकिन इस दौरान ये जो गार्ड था वो हल्का सा अलग था, क्योंकि इसके पास में 2 आंख तो थे ही, लेकिन इसके पास में एक तीसरा आंख था इसके फोरहेड के ऊपर में, जो कि आधा खुला हुआ था। वालिन इसके साथ में वहाँ पे लड़ना शुरू करता है। वालिन ने छोटे मोटे हमले किए, जिसके बाद उस गार्ड ने भी हमला किया। एंड वालिन वहाँ पे हल्का फुल्का लड़ रहा था, जिस वजह से उन दोनों को थोड़ा टाइम लगता है। जिसके बाद वहाँ पे वालिन ने इस चीज़ को महसूस किया कि ये जो गार्ड्स है वो एक्चुअली में रेस्ट्रिक्शन से क्रिएटेड है। एंड वालिन ने फाइनली अपने रेस्ट्रिक्शन फ्लैग की मदद से उसे पूरी तरीके से घेर कर वहाँ पे उसके रेस्ट्रिक्शंस को तोड़ देता है। जिसके बाद वो वहाँ पर हार गया। लेकिन ये सिर्फ सिंपली हारता नहीं है, बल्कि वो जो उसकी तीसरी आँख थी उसके अंदर से थोड़ी सी गोल्डन लाइट बाहर की तरफ निकलती है। एंड वालिन इस चीज़ को नोटिस करता है कि वो जो एक गोल्डन लाइट निकली है वो एक अलग टाइप का सिंबल को क्रिएट करता है, जिसके बीच में एक सील है। एंड इस सील को वालिन ने अपनी आंखों के अंदर में वो जो स्ट्रोक्स क्रिएट हुए उसके अंदर में भी देखा, इंक्लूडिंग याओशीशु की आंखों के अंदर में भी देखा। जिसके बाद वालिन ने अपने हाथों से उसके 3 स्ट्रोक्स को क्रिएट किया। एंड इसी दौरान वो जो सील था वो सीधा आके वालिन के क्रिएटेड सील के साथ में अटैच रहता है। जिसके बाद वालिन के हाथों से थोड़ी सी सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जीज निकल के उसके साथ में मर्ज अप हो जाती है। एंड वालिन यहाँ पे एक अलग टाइप की पावर्स उसके अंदर से फील कर पा रहा था। लेकिन वालिन वहाँ पे चालाक है, उसे लगता है कि ये शायद से मेरे ऊपर में हमला करेगा। इस वजह से वालिन ने उसे घुमाया एंड सीधा वो भेज देता है याओशीशु की तरफ में। याओशीशु की तरफ में जैसे ही वो सील बढ़ता है तो यहाँ पर वो अच्छी तरीके से समझ गया कि ये उसकी बैंड बजा सकती है, जिस वजह से उसने वहाँ पे कुछ अलग टाइप के उसी जेड्स को निकाला जिससे उसने पहले इस्तेमाल किया था। एंड उन सब को इस्तेमाल करते हुए इस सील को रोकने का ट्राई किया। एंड लिटरली उसने यहाँ पर 9 जेड्स का इस्तेमाल कर दिया सिर्फ एक सील को रोकने के लिए, लेकिन जैसे तैसे वो इस चीज़ को रोक देती है। इसके बाद यहाँ पे वो गुस्सा नहीं होगी, ऑफ कोर्स वो गुस्सा हो गई। जिसके बाद वो सीधा मालिन के ऊपर में हमला करने आ रही थी, लेकिन इसी दौरान मालिन ने वहाँ पर अपना सेलेस्टियल स्वॉर्ड को निकाल लिया और कहता है कि अगर आप मेरे साथ खेलना चाहती तो मैं खेलूंगा ज़रूर, और मेरा कोई भी इरादा नहीं था आपके ऊपर में हमला करने के लिए। मैं पहली बार इस चीज़ से मिल रहा हूँ जिस वजह से मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पाया, एंड मैं जब हटा तभी आपके ऊपर में हमला कर देता है। पता है लौंडा हमारा बहुत चालाक है। एक बात याद रखना कि अभी तक जो याओशीशु ने इसे पिछली वीडियो के अंदर में धोखा दिया, उसका बदला लेने के लिए वालिन तैयार है एंड बहुत बड़ा कांड करेगा, तुम्हें पता चल जाएगा थोड़ी देर में। इसके बाद याओशीशु समझ जाती है कि वालिन के साथ में लड़के मेरा सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जीज यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि इसकी भी पावर्स थोड़ी मोड़ी है। जिसके बाद ये दोनों थोड़ी और आगे की तरफ में बढ़ने लगे। याओशीशु ने ऑलरेडी इस चीज़ को नोटिस किया था कि वालिन ने किस तरीके से वहाँ पर एक गोल्डन टाइप का सील को निकाला है। तो इसके बाद वो जितने भी सील्स वहाँ पे अपीयर होते हैं उन सबको वो पर्सनली हराना शुरू कर देती है अलग अलग मेथड से, कि उसे भी वो गोल्डन लाइट मिल जाए, लेकिन एक बार भी नहीं मिली। जिसके बाद वो लोग तकरीबन 1 महीने तक ट्रैवल करने के बाद फाइनली अब एक लास्ट पड़ाव पर पहुंच चुके थे, जहां पर एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म तो था सेम, लेकिन वो एक्चुअली में 100 फीट का नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ 50 फीट का ही था। उसके सामने में यहाँ पे कोई स्टैचूज नहीं थे, बल्कि एक गेट था। एंड यहाँ पर याओशीशु बताती है कि हम लोग फाइनली उस मोमेंट पे पहुंच चुके हैं जिसका हम सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इस गेट के खुलते ही उसके अंदर से काफ़ी तेज़ी से एक कोल्ड ऑरा बाहर की तरफ रिलीज होना शुरू हो गई, जो कि सीधा वहाँ पे याओशीशु और वालिन की बॉडी को जमाना शुरू कर दी। इसी दौरान यहाँ पे याओशीशु उस चीज़ को रोकने के लिए अपने बॉडी से रेड लाइट्स को रिलीज कर रही थी, बट स्टिल वो वहाँ पे पूरी तरीके से फ्रोज हो गई। इनफैक्ट वालिन भी यहाँ पर फ्रोज हो चुका था। इसी दौरान वो जो व्हाइट ऑरा वहाँ पर रिलीज हुई वो एक तरीके का ह्यूमन का फॉर्म ले लेता है, जो कि तकरीबन 30 साल के आसपास में था। जिसके बाद वालिन ने यहाँ पे अपनी पावर्स की मदद से उस फ्रॉस्ट को तोड़ा, जिससे वो जम गया था। इसके साथ साथ याओशीशु ने भी तोड़ दिया। जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये जो ओल्ड मैन है वो इसका गार्ड है,
वो जब मिस याओ को यहाँ पर देखता है तो वो अच्छी तरीके से समझ चुका था कि ये लड़की आके 4 बार मार खा चुकी है। जिसके बाद इस बार उसने उसको धमकी दी, बोला कि अगर इस बार तुम मार खाओगी तो शायद से तुम ज़िंदा ना बच पाओ। ब्लड एंसेस्टर की वजह से तुम बच भी जा रही थी। लेकिन इसके बाद यहाँ पे याओ शीशु बोलती है कि मैं लास्ट बार इसको ट्राई करना चाहती हूँ। इसी दौरान वहाँ पे उसने बोला ठीक है, अगर तुम मेरी 3 हमलों को यहाँ पर रोक देती हो तो मैं तुम्हें इस केव के अंदर में एंटर करने दूँगा। इसके बाद उसने पूछा कि तुम दोनों इकट्ठा हो या फिर अलग-अलग? तो इसके बाद यहाँ पर मिस याओ ने बोला कि पहला हमला मैं लेंगी, दूसरा हमला वांग लिन लेगा, तीसरा हम लोग दोनों साथ में लेंगे। इस चीज़ को सुनकर वहाँ पे उसने बोला ठीक है, तुम लोग ऐसा कर सकते हो। यहाँ पर मिस याओ ने बताया कि ये इसके अंदर एंटर करने के बाद ही हम लोग के सारे सील्स पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। जिसके बाद वांग लिन ने यहाँ पर बोला तुमने कुल 18 सील्स के बारे में बोला था, लेकिन इसके अंदर हम लोग जाने के बाद सिर्फ 12 सील्स को ही कंप्लीट कर पाएंगे। क्या तुम श्योर हो तुम जो बोल रही हो वो सच है? तो इसके बाद यहाँ पे याओ शीशु बोलती है आई एम सॉरी, मैंने पिछली बार गलती से 18 बोलते हैं लेकिन एक्चुअली में सिर्फ 12 ही है। इसके बाद वांग लिन इस चीज़ पर एक टाइम के लिए विश्वास कर लेता है। जिसके बाद मिस याओ ने उसे यहाँ पर बताया कि एक्चुअली में जो हमले होने वाले हैं इसे कोई एक एसिडेंट लेवल का कल्टीवेटर ही रोक सकता है। मैं पहले भी चाहती तो एसिडेंट लेवल के अंदर मैं ब्रेक थ्रू करके आ सकती थी, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा ही चलती थी। एंड ऑफ कोर्स हम लोग का सिग्मा वांग लिन यहाँ पे रिप्लाई करता है कि अगर इसे एक एसिडेंट लेवल का कल्टीवेटर हो सकता है तो मेरे जैसे मिड सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर क्या ही कर लेगा। जिस वजह से मुझे लगता है यहाँ पे मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। इस चीज़ को सुनकर वहाँ पे याओ शीशु धमकी देने लगती है, बोलती है कि हम लोगों ने जब अपने डोमेन को वहाँ पे कॉम्प्रिहेंड किया था, तुम्हारे बॉडी के अंदर में जो एनलाइटमेंट मिली, जो मुझे मिली, हम दोनों अगर इसके अंदर में नहीं एंटर किए तो हम दोनों यहीं पर मर जाएंगे। मेरे पास में मेरे बाप की जागीर ब्लड सोल पील है, जिस वजह से मैं बच जाऊँगी, तुम अपना सोचो। जिसके बाद वांग लिन को ऑलरेडी पता था कि इसके अंदर आना मतलब मौत के साथ में खेलना, जिस वजह से वो यहाँ पे ज़्यादा पैनिक नहीं होता। तो उसने यहाँ पे एक सवाल पूछा कि पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो, जिसके बाद ही मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा। उसने यहाँ पे याओ शीशु से पूछा कि आखिर ये है क्या, इसके अंदर जाने के लिए तुम इतनी जल्दी हड़बड़ाई क्यों हुई हो? तो यहाँ पर वो याओ शीशु से बताती है कि एक्चुअली मैं पुराने समय में ऑल सील के साथ में मेरे डैड वगैरह इसके अंदर में एंटर किए थे एंड उन्हें ये जगह मिली जिसके अंदर में काफ़ी सारे रेड ट्रेजर्स वगैरह मिलते हैं। एंड इसके अंदर मैं एंटर करने के लिए इतना ज़्यादा हड़बड़ी में इसलिए हूँ क्योंकि तुम इसके अंदर एंटर करने के बाद ही समझ जाओगे। इसके बाद यहाँ पे वांग लिन इस चीज़ के लिए राजी हो जाता है। उस ओल्ड मैन ने सबसे पहला हमला किया याओ शीशु के ऊपर में एंड वो ऑलरेडी इस चीज़ से familiar थी क्योंकि वो 4 बार मार खा चुकी है, जिस वजह से उसने अपनी थोड़ी सी पावर्स का इस्तेमाल करके उस चीज़ को इंड्योर कर लिया। लेकिन स्टिल उसकी बॉडी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डैमेज भी हुई, मतलब इंजर्ड थी वो। इसके बाद ये जो दूसरा हमला होने वाला था वो सीधा वांग लिन की तरफ में एक स्पिरिचुअल रे था, जो कि वांग लिन की तरफ में हमला करना शुरू कर दिया। इस दौरान वांग लिन ने अपनी बॉडी के अंदर में वो डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जीज को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और वो फिर से इस्तेमाल करता है फिंगर ऑफ डेथ। इस दौरान उसकी बॉडी के अंदर जितने भी डिमोनिक आइडियल्स थे उन सभी को उसने वहाँ पे एक्टिवेट कर दिया था। मतलब तुम्हें पता है ऑफ कोर्स इस टाइप का लुक शायद से यहाँ पे नजर आ रहा होगा। ये चीज़ मेंशन नहीं थी लेकिन मैं आशा करता हूँ। इस चीज़ को देख के वहाँ पे याओ शीशु बहुत ज़्यादा ही खुश होती है क्योंकि उसने एक प्लान ऑलरेडी बना रखा था। उसने जब देखा वांग लिन को ये हमला करते हुए तो उसे पता था कि डीमन जनरल के सामने में भी वांग लिन ने इसी सेम हमले को किया था एंड उस दौरान वो समझ पाती है कि आखिर इसकी पावर्स कितनी है, पोटेंशियल कितनी है और वांग लिन कितना ज़्यादा इंजर्ड होगा। एंड उसने यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा है कि अगर वो इस हमले को इस्तेमाल करने के लिए इसी पोटेंशियल को इस्तेमाल करता है तो ये यहाँ पर काफ़ी भारी मात्रा में इंजर्ड हो जाएगा, जिसके बाद मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा सर्वाइव कर पाएगा और इसके अंदर में सिर्फ एक लौती मैं ही जाऊँगी एंड मुझे परवाह नहीं है कि ये जिंदा बचे या फिर मर जाए। जिसके बाद वांग लिन की जैसे वो फिंगर के साथ में टकराना शुरू हुई तो वहाँ पे काफ़ी तेज़ कोलैप्स होने लगता एंड वांग लिन की बॉडी एक काफ़ी तेज़ घेरे के अंदर में, मतलब ब्लैक फॉस के घेरे के अंदर में आ गई। इसके बाद वहाँ पे सभी लोगों को कुछ क्लियरली नज़र नहीं आता, लेकिन जैसे ही वो रे ऑफ लाइट उस ब्लैक फॉग को चीरता हुआ पीछे की तरफ हटता है तो वांग लिन उड़ता हुआ उस प्लेटफॉर्म से नीचे की तरफ में गिर जाता है, यानी कि उसी स्पेस के अंदर में। मैंने एक बात नहीं बताया कि ये जो स्पेस है एक्चुअली में ये तुम्हारी ज़िंदगी और मौत का वहाँ पर डिसीजन ले सकती है, क्योंकि इसके अंदर तुम सर्वाइव करोगे कि नहीं ये किसी को भी नहीं पता एंड उस प्लेटफॉर्म के नीचे क्या है इस बारे में भी किसी को नहीं मालूम और वांग लिन उसी प्लेटफॉर्म के नीचे गिर चुका था। इस चीज़ को देख के यहाँ पे याओ शीशु बिल्कुल खुश होती है क्योंकि उसने जैसा सोचा बिल्कुल वैसा ही होता है। यहाँ पर उस 30 साल के गार्ड ने बताया कि ये हमला पूरी तरीके से डिविएट हो चुका है, जिसका मतलब मैं इसे एक पास मानूंगा। मतलब अब आ रहा तुम लोगों का तीसरा हमला। इस चीज़ को सुनकर वहाँ पे मिस याओ बहुत ज़्यादा ही खुश होती है एंड इसी दौरान उसने अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस को फैला के वांग लिन को ट्रैक करने का ट्राई किया कि वो वहाँ पे जिंदा है या फिर मर गया एंड उसी दौरान उसके डिवाइन सेंस के अंदर में वांग लिन उसे बिल्कुल भी डिटेक्ट नहीं होता, जिसके बाद वो समझे मतलब वांग लिन का पत्ता कट चुका है। लेकिन बेटी तुम बहुत बड़े अंधेरे में हो, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी चीज़ मैंशन मिली कि इसे सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे और नहीं हुए तो तुम नाम बदल देना। मिस याओ के पिता ने उसके यहाँ आने से पहले उसे आगाह किया था कि तुम वांग लिन के साथ कैसे रिलेशन रखती हो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन गलती से भी वांग लिन के साथ तुम दुश्मनी मत मोल लेना। एंड इससे जैसे ही मैंने पढ़ा था इस लाइन को मैं समझ चुका था कि वांग लिन कौन से मूवमेंट पे पहुंच चुका है। मतलब ब्लड एंसेस्टर जो कि प्लेनेट यानो पे तीसरे नंबर पर आते हैं, उन्होंने अपनी बेटी को
आगाह किया कि तुम वाली से पंगा मत लेना। मतलब वो एक टाइम के लिए वाली को एक झटके में मार सकते, लेकिन फिर भी उसने ऐसा कहा, मतलब समझ सकते हो वालिन कौन से ओहदे पर है। लेकिन बेटी इस केव के अंदर जाने के एक्साइटमेंट में भूल चुकी थी कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसी दौरान यहाँ पे वो जो तीसरा ट्रायल था वो उसके साथ में टकराता है, जिसके बाद याशीशु ने जैसे तैसे करके इस चीज़ को रोक दिया, जिस दौरान तक इसकी हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी थी। एंड इसी दौरान जैसे ही उसकी हालत ख़राब होती है, उसके साथ में वो चीज़ टकराता है, तभी वहाँ पर पीछे से एक बड़ा-सा फिगर, मतलब एक अंधेरा टाइप का शैडो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता उस तरफ में, एंड याओ शीशु के ऊपर में उसने हमला कर दिया। जिसके बाद यहाँ पे याओ शीशु उस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं झेल पाती, क्योंकि 2-2 हमले एक साथ इकट्ठा हो गए थे ना। एंड इस दौरान हमें पता चलता है कि वो मिस याओ यहाँ पे पूरी तरीके से थक चुकी है। वो जो तीसरा हमला था जो कि उस गार्ड ने किया, वो भी पूरी तरीके से डिविएट हो गया। एंड इसके सामने में एक फिगर खड़ा था जिसने स्ट्रॉ हैट पहने हुए है। ओह! भाई क्या एंट्री थी सच में, मतलब तुम लोग फ़ील नहीं कर पा रहे हो, लेकिन मैं फ़ील कर पा रहा हूँ। इसी दौरान वो स्ट्रॉ हैट के अंदर में वहाँ पे कौन था हम लोग को पता नहीं चलता, लेकिन यहाँ पर मिस याओ बोलती है, वांग लिन तुम? एंड इसी दौरान वहाँ पे हम लोग को पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि वांग लिन है। जिसके बाद हमें मालूम चला कि एक्चुअली में इस सिचुएशन के दौरान हुआ क्या। वांग लिन के बॉडी के ऊपर में जब वो दूसरा हमला आता है, तो वांग लिन की बॉडी के अंदर में ऑलरेडी सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जीज़ का एक क्रिस्टल क्रिएटेड था। जब याओ शीशु उसे कई सारे सेलेस्टियल जीन्स देके चली गई कि तुम इसके मदद से लेट सोल ट्रांसफॉर्मेशन में जा सकते हो, तब वांग लिन अपने रूम के अंदर में बैठ के उसे कल्टीवेट नहीं करता, बल्कि उसे कंडेंस करके इसी तरीके का क्रिस्टल को क्रिएट कर लिया था। एंड जब उसके साथ में ये हमला होता है, तब वो जो क्रिस्टल था वो पूरी तरीके से बर्स्ट अपार्ट हो गया, जिस वजह से वो जो हमला था वहाँ पे पूरी तरीके से काउंटर हो गया। एंड वांग लिन ने वहाँ पे एक इल्यूजन को क्रिएट किया कि वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे घायल हो चुका है। और जहाँ तक बात है कि मिस याओ के डिवाइन सेंस ने उसे क्यों नहीं ढूंढा, क्योंकि वांग लिन ने वहाँ पे उस स्ट्रॉ हैट को पहन रखा था। एंड उस स्ट्रॉ हैट के अंदर में कितने सारे रेस्ट्रिक्शन है ये वांग लिन को खुद नहीं पता, तो ये बेटी कहाँ से जानेगी, जिस वजह से यहाँ पे पूरी तरीके से मिस याओ हम लोगों की मुँह की खा चुकी थी। इसके बाद वांग लिन के दिमाग में ऑलरेडी फ्रस्ट्रेशन थी ब्लड सोल पील के रिगार्डिंग, एंड उसका बदला यहाँ पर ले लिया। एंड इसके बाद उसने लिटरली ऐसा कांड किया तुम सोच भी नहीं सकते, वांग लिन से एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे। मिस याओ के पास में वो बैग ऑफ होल्डिंग्स है जिसके अंदर में काफ़ी सारे ट्रेजर्स है, वांग लिन लूटेगा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। वांग लिन ने उस चीज़ को छीन लिया। इसके साथ साथ वांग लिन उसकी बॉडी की तरफ में हाथ बढ़ाना स्टार्ट करता है, एंड वो हाथ कहीं और नहीं बल्कि उसके चेस्ट की तरफ में जा रहा था, मतलब छाती की तरफ में। एंड वांग लिन उसकी छाती के बीच, यानी कि यहाँ पे छाती नहीं बल्कि ब्रेस्ट बोला गया था, ब्रेस्ट के बीच में वहाँ पे हाथ बढ़ाता है। एंड वहाँ पे कुछ सॉफ्ट सा चीज़ था जिससे उसने यहाँ पे प्रेस किया। और मुझे ये सिचुएशन समझ नहीं आई, मतलब क्या पकड़ लिया उसने भाई, अरे यार। और याओ शीशु जब वांग लिन को ऐसा करता हुआ देखती है, तब उसकी घबराहट वहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि इतने सदियों से उसने जो कल्टीवेशन की थी वो एक तरफ और उसकी वर्जिनिटी एक तरफ, कहीं वांग लिन उसको भी तो नहीं लूटने वाला उस ब्लड सोल पिल के बदले में। लेकिन वालिन इतना कमीना नहीं है, वो बहुत ज़्यादा ही हम लोगों का ऑब्सेस्ड है ली मुआन से, जिस वजह से किसी पराई औरत पे वो हाथ नहीं डालता है। गलती से उसका कुछ और पड़ गया ल्यूमे के ऊपर में, बट सीन्स अपार्ट, यहाँ पे वालिन ने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, बल्कि एक्चुअली में कई सारे रेस्ट्रिक्शंस को क्रिएट करके वालिन ने उसे ट्रैप कर दिया एक रेस्ट्रिक्शंस के स्फीयर के अंदर में। मतलब बेटी अब उसकी सारी ज़िंदगी के लिए गुलाम बन चुकी है, जिसके बाद पोटली में डाल के वो उसे पूरी तरीके से पैक कर देता है। इसके बाद वालिन को आसानी से एक्सेस मिल जाता है उसी केव के अंदर में एंटर करने के लिए। उस ओल्ड मैन से उसने वहाँ पे कुछ छोटे मोटे सवाल पूछे कि अगर मैं इसके अंदर एंटर करूँगा तो एग्जिट कैसे करूँगा। तो उस ओल्ड मैन ने बताया कि तुम जैसे एक सील को ब्रेक कर दोगे तो उसके बाद तुम्हें एक टोकन मिलेगा जिसकी मदद से तुम बाहर आ सकते हो। इनफैक्ट उसने पूछा कि जब मैं इसके अंदर मैं रहूँगा तो क्या दूसरा कोई एंटर कर सकता है। तो उसने बोला जब तुम एक सील को तोड़ दोगे, वहाँ पे बैठे हुए होगे, कल्टीवेट करे या फिर कुछ भी कर रहे होगे, जब तुम्हें वो टोकन मिल जाएगा तो तब तक उसके अंदर में कोई भी तुम्हें अंदर में नहीं परेशान कर सकता। जिस वजह से वाले इस चीज़ के लिए रिलाइफ्ड हो जाता है। और भी दिमाग में सवाल उसके आ रहे थे, लेकिन जब उसने उस ओल्ड मैन का चेहरा यानी कि 30 साल के आदमी का चेहरा देखा तो उसे लगता है कि शायद से ये जवाब नहीं देने वाला, जिस वजह से उसने वहाँ पे हार मान लिया एंड वो उसके अंदर एंटर कर जाता है। एंटर करने के बाद ही वो काफ़ी बड़ा सा जगह था जिसके अंदर में मैक्सिमम चीज़ें सेलेस्टियल जेट से बनी हुई थी, जिसे देखकर वालिन बहुत ज़्यादा बौखला गया। तुम्हें पता है सेलेस्टियल जेट्स के नाम पर वालिन बहुत ज़्यादा ही लालची हो जाता है, लेकिन सभी चीज़ों के ऊपर में सील्स क्रिएटेड थे जिस वजह से वालिन से लेकर नहीं जा सकता, वरना वो इसे कुल्हाड़ी लेकर खोद लेता, सारा का सारा पोटली में डाल के ले आता। वहाँ पे ऐसी कई सारी चीज़ें लिखी जिसके अंदर में कई सारी चीज़ें हो सकती थी, लेकिन इसके पास्ट में जो भी कल्टिवेटर्स इसके अंदर एंटर किए उन चीज़ों को वो उसने लूट लिया था। इसके बाद वो एक 2 स्टोरी लॉफ्ट के अंदर में आता है, सॉरी 3 स्टोरी लॉफ्ट के अंदर में, मतलब 3 तल्ले का एक छोटा-सा घर था, जिसके अंदर में वो एंटर करता है तो देखता है कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ पे कुछ निशान थे कि पहले यहाँ पे चेयर्स टेबल्स वगैरह होंगे। एंड उसने एक चीज़ को यहाँ पे नोटिस किया कि वो जो चेयर टेबल्स वगैरह उसे किसी ने ज़बरदस्ती उनके रेस्ट्रिक्शंस को तोड़ के उखाड़ के ले गया है।
इसके साथ-साथ उसे यहाँ पे कई चीज़ें महसूस होती है कि इससे पहले यहाँ पे शायद से 3 से 4 कल्टीवेटर्स एंटर किए होंगे, जिनमें से एक कल्टीवेटर ऐसा था जिसने 18 प्लम ब्लॉसम्स रेस्ट्रिक्शंस को वहाँ पे इस्तेमाल किया था, इन सभी सील्स और रेस्ट्रिक्शंस को तोड़ने के लिए, जिसके बाद वो उन सभी वैल्यूएबल्स को ले सकता है। एंड वो जो बाकी के 2 कल्टीवेटर्स थे, उन लोगों ने अपनी ताकत के दम पर इन सभी चीज़ों को छीना है। इसके बाद ही वालिन यहाँ पे थोड़ा-मोड़ा एस्टिमेशन लगा पाता है कि इसके अंदर की सिचुएशंस कैसी थी। जिसके बाद वालिन को यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता, वो और भी ज़्यादा डेप्थ में आता है, तो तकरीबन 50 किलोमीटर अंदर की तरफ में वो एक ऐसे स्पॉट पर पहुँचता है जहाँ पे 3 रास्ते थे, और वालिन ने वहाँ पे ऑलरेडी प्लान बना रखा था कि वो कभी भी 18 प्लम ब्लॉसम वाले रेस्ट्रिक्शंस के जो भी यूज़र था उसके पीछे नहीं जाने वाला, बल्कि वो इन दोनों नासुखियों में से किसी एक के पीछे आएगा। क्योंकि वो 18 प्लम ब्लॉसम वाले रेस्ट्रिक्शन का जो यूज़र था उसने मोस्ट ऑफ द वैल्यूएबल चीज़ों को छीन लिया है, एंड ये एसिडेंट लेवल के कल्टीवेटर्स जो भी होंगे वो लोग इस चीज़ को नहीं छीन पाएंगे। जिस वजह से उसने थोड़ी देर वहाँ पे वॉन्डर किया, उसे मिल जाता है एक ऐसा जगह जहाँ पर एग्जैक्टली उसे पता चल गया कि यहाँ पर वो ब्लॉसम रेस्ट्रिक्शन वाला कल्टीवेटर नहीं आया होगा। उस दौरान जैसे वो उस पवेलियन के अंदर में पहुँचता है तो उसे वहाँ पे काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस की फीलिंग्स आने लगती है। जिसके बाद वालिन को अच्छी तरीके से पता था कि ये रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जिस वजह से उन सभी चीज़ों को तोड़ने के लिए वालिन अपना पूरा टाइम लेता है। वहाँ पर तकरीबन बैठ के उसने 1 महीने तक उन सभी रेस्ट्रिक्शंस को रीड किया, स्टडी किया, समझने का ट्राई किया, एंड इस 1 महीने के बाद वो इतना कन्फर्म था कि वो ऑलमोस्ट इसको 40% तोड़ सकता है। लेकिन वो अभी भी थोड़ा-सा डाउट में था, क्योंकि जिन लोगों ने भी रेस्ट्रिक्शंस को हज़ारों सालों से वहाँ पे स्टडी किया है, वो यहाँ पर सिर्फ 10 से 20% ही श्योर हो सकते थे, और वालिन 40% है, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट वाली बात है। इसके बाद वालिन टाइम वेस्ट नहीं करता, बल्कि और भी ज़्यादा स्टडी करता है, एंड जब वो तकरीबन 50% के आसपास पहुँच गया, तब हमें मालूम चलता है कि वालिन का जो रेस्ट्रिक्शन से रिलेटेड एक्सपीरियंस है, वो उन ओल्ड मॉन्स्टर्स के आसपास में पहुँचती है, जिन्होंने इन्हें कई हज़ारों सालों तक कल्टीवेट किया होगा। जिसके बाद उन्हें इसके अंदर में श्योरिटी आ जाती कि वो तकरीबन इसको 50% तक तोड़ सकते हैं। एंड वालिन यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस के मामले में किसी भी नॉर्मल कल्टीवेटर से बहुत ज़्यादा ही आगे है, लेकिन स्टिल बहुत ज़्यादा पीछे भी है, क्योंकि स्ट्रॉ हैट के अंदर में जो रेस्ट्रिक्शंस क्रिएटेड है वो इन्हें अभी भी पूरी तरीके से नहीं समझ पाया। एंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस के झोल को करने के बाद वालिन फाइनली उस पवेलियन के अंदर में एंटर करने के लिए तैयार होता है। वालिन इस पवेलियन के अंदर में धीमा-धीमा कदम रखते हुए 60 फीट अंदर की तरफ में चला जाता है, जिसके बाद वो श्योर हो चुका था कि वो अभी तक जो कैलकुलेशन करके आया वो बिल्कुल परफेक्ट है। इसके बाद वालिन थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ा तो वो ऑलमोस्ट 70 के आसपास पहुंच चुका था, जिसके बाद वो 90 के पास में पूरी तरीके से पहुंच जाता है, एंड उसके सामने अब वो फाइनली प्लेटफॉर्म आ चुका था जिसके ऊपर उसे पहुंचना था। लेकिन इसी दौरान उसने यहाँ पर एक और स्टेप लिया, एंड उसके आसपास में काफ़ी तेज़ एक वोर्टेक्स क्रिएट हुआ था, जिसके अंदर में काफ़ी तेज़ लाइटनिंग्स थी, एंड ये लाइटनिंग्स काफ़ी थी किसी भी एक एसिडेंट लेवल के कल्टीवेटर को जान से मारने के लिए। लेकिन वालिन उस चीज़ से बच जाता है, क्योंकि वो लाइटनिंग उसकी तरफ में बढ़ती नहीं है, एंड फाइनली वालिन इस पूरे रेस्ट्रिक्शन को पार करता हुआ उस पवेलियन के ऊपर पहुंच चुका था। उसके ऊपर में एक वाइन का बोतल था, मतलब जार था, जिसको वो देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। उस जार के अंदर में वालिन को वहाँ पे सिर्फ 10 बूंद वाइन मिली। इस चीज़ को देख के वो बहुत ज़्यादा चौंक गया, लेकिन वो स्टिल जार जो था वो बहुत ज़्यादा भारी फील होता है, और तुम्हें पता है दारू के मामले में वालिन कभी भी पीछे नहीं हटता। उसने उसमें से एक बूंद, ध्यान से सुनो, एक बूंद को निकाला और पी लिया। पीने के बाद उसे उसका टेस्ट काफ़ी सही लगा, लेकिन इसी दौरान उसकी बॉडी के अंदर में सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जीज काफ़ी तेज़ी से कंडेंस होना शुरू हो गई, मतलब दौड़ने लगती इधर से उधर, एंड थोड़ी देर बाद उसका सर घूमता, एंड वो वहाँ पे पूरी तरीके से बेहोश हो गया। बेहोश होने का मतलब तुम लोग समझ सकते हो कि ये क्या हुआ होगा। बेहोशी के बाद वो काफ़ी तेज़ गहरी नींद में वहाँ पे सो चुका था, जिसके बाद वो वहाँ पे काफ़ी तेज़ खर्राटे मारता है, और तकरीबन ये जो खर्राटे थे कुछ दिन नहीं, कुछ महीने नहीं, बल्कि पूरे 1 साल तक कंटिन्यू रहता है। जिसके बाद 1 सालों बाद जब वालिन के वहाँ पे फाइनली आँखें खुलती है, तो वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेश्ड फ़ील करता है, क्योंकि काफ़ी सालों बाद वो यहाँ पे सोया था, क्योंकि जब से उसने कल्टीवेशन स्टार्ट की तब से शायद वो सोया भी नहीं है। एंड इसके बाद ही वालिन को वहाँ पे फ़ील होती है कि उसकी बॉडी के अंदर जो सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जीज़ है वो थोड़ी-सी बढ़ चुकी है, मतलब उसकी पावर्स पीक सोल ट्रांसफॉर्मेशन पे पहुँच चुकी है। अब तुम लोग सोच सकते हो कि ये एक नॉर्मल किसी भी सोल ट्रांसफॉर्मेशन के कल्टीवेटर से ज़्यादा पावरफुल बन चुका है। सो इसके बाद वालिन क्या करेगा, क्या करने वाला है, इस बारे में हम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है।